हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो है 10th क्लास का एक चैप्टर पढ़ा था फुटप्रिंट विदाउट फीट के अंदर से द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम तक हम 10th और 12th क्लास के जितने भी आपके चैप्टर और पोइम है वो हम कवर अप कर लें पूरे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है उसकी पहली पोइम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है वो लिखी हुई पोइम है। काफ़ी अच्छे पोइट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और ज़्यादातर जो है नेचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा द रोड नॉट टेकन 9th क्लास के अंदर आपकी पोइम है इनकी। तो नेचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक पोइम जो होती है वो पोइम जो है वो लिखने का काम करते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो किस तरह की एक सिंबॉलिकल पोइम है, किस तरह के सिम्बल्स इसमें यूज़ किए गए हैं और क्या जो है मैसेज जो है ये पोइम जो है हमें देना चाहती है वो हम पढ़ेंगे। राइम स्कीम जो है इस पोइम की वो क्या है, बोर्ड एग्जाम के अंदर 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है राइम स्कीम को लेकर के आपके आने वाला है राजस्थान बोर्ड के अंदर। और वैसे भी सभी बोर्ड क्लासेस जो है हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड राइम स्कीम को लेकर के 1 नंबर का क्वेश्चन जो है या पोइट का नेम जो है ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम इस पोइम की एक्सप्लेनेशन जो है वो देखेंगे कि क्या एक्सप्लेनेशन पोइट क्या कहना चाहता है सिंपल वर्ड्स के अंदर। द पोइट सेज दैट ही वॉज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री। कि पोइट ये कहता है कि वह एक हेमलॉक ट्री जो है उसके नीचे खड़ा था। हेमलॉक ट्री एक धतूरे का पौधा होता है, धतूरा जो काफ़ी एक जहरीला पॉइजनस प्लांट जो है वो होता है, तो उसके नीचे जो है वो खड़ा होता है। और ये विंटर सीजन है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जो है उधर गिर रही है, पार्टिकल्स जगह जगह पर सेटल हो चुके हैं बर्फ़ के। अक्रॉस शूक ऑफ यानी कि ऑफ का मतलब किसी चीज से सेपरेट होना, अलग होना किसी चीज से। अक्रॉस शूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट हैड फॉलन ऑन इट। तो जो डस्ट ऑफ स्नो जो है, बर्फ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं जो उस करो के ऊपर सेटल हो चुके हैं, वो उन पार्टिकल्स को पोइट के ऊपर गिरा देता है। व्हेन दिस डस्ट फेल ऑन द पोइट अ सडन चेंज केम इन हिज मूड। और जब ये डस्ट जो है वो पोइट के ऊपर गिरती है तो अचानक से उसके मूड के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर जो है एक बदलाव जो है वो आ जाता है। और इट एंडेड ऑल द रिग्रेट दैट हैड फिल्ड हिज माइंड। क्या होता है कि सभी तरह के उसके दुख जो है या उसके अंदर पछतावा जो है, यानी कि दिन में जो है बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे सुबह से वो, और कोई ना कोई उनके अंदर मन में ऐसी चीज़ होगी जो अंदर पछता रहे थे उस चीज़ से तो वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। Thus it saved his day from any further sadness। और ये एक्टिविटी जो है वो आगे का उनका दिन जो है वो खराब होने से बचा लेती है। तो बेसिकली जो है पोइट क्या कहना चाहते हैं कि कई बार आपकी लाइफ के अंदर माइनर एक्शंस होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे एक्शन होते हैं, और उनके रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े परिणाम आपकी लाइफ में वो लेके आते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज, बट हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। दूसरा, इस पोइम के अंदर देखा जाए तो पोइट ने यूज़ किया है एक हेमलॉक ट्री जो एक पॉइजनस प्लांट होता है। इसकी जगह कोई और अच्छे प्लांट जो है रोज प्लांट का यूज़ कर सकता था, पाइन ट्री का यूज़ कर सकता था, बट हेमलॉक ट्री का ही यूज़ क्यों किया है। इसके बाद उन्होंने यूज़ किया है एक क्रो का यूज जो है इस पोइम के अंदर, जो कि काफ़ी अपस्कुन माना जाता है। इसको एक अच्छा जो है बर्ड जो है हम नहीं मानते, अपस्कुन मानते हैं एक कौवे को। तो दोनों ही जो है बैड सिम्बल्स जो है नेचर के अंदर से इन्होंने हमारे सामने रखे हैं। तो ये ऐसा क्यों किया है कि यहाँ पर देखा जाए तो ना ही तो इस हेमलॉक ट्री का जिक्र हुआ है ना ही क्रो का जिक्र हुआ है। इन्होंने जस्ट इनको सिंबल बनाया है, एक सिंबल्स जो है उनके रूप में इनको लिया गया है। और ये हेमलॉक ट्री जो है ये हम देखेंगे कि क्या सिंबल यूज हुआ है। हेमलॉक ट्री जो है सिंबल्स यूज, एक पोइट जो है उसका सेट हार्ट जो है, जो काफ़ी पोइट का दिल जो है जो काफ़ी ज़्यादा उदास है, उसको ये हेमलॉक ट्री जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पोइट्स हार्ट, पोइट के उदास दिल को ये हेमलॉक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड क्रो जो है वो किस चीज़ को, जैसे कि हेमलॉक ट्री जो हो गया ये पोइट का हार्ट हो गया, और क्रो जो है और फाइन पार्टिकल्स जो है, यानी कि उदासी जो है ना वो पोइट के हार्ट के ऊपर, जैसे हेमलॉक ट्री के ऊपर क्रो बैठा हुआ है, उसी तरह पोइट के हार्ट के ऊपर जो उदासी जो है ना वो एक तरीके से एक प्रकार से बैठी हुई है। और फिर क्या होता है, क्या एक्टिविटी होती है, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो है क्या है, वो दुख जो पोइट के हार्ट के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं, उन दुखों को लेकर ये यूज किया गया है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये क्रो शूक डाउन करता है, यानी उन पार्टिकल्स को पोइट के ऊपर गिराता है, तो पोइट का माइंड जो है वो एकदम से डाइवर्ट हो जाता है। एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, पोइट देखता है क्रो को कि हाँ
एक क्रो जो है वो यहाँ पर बैठा था इतने समय से, उसने भी, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी आई है, थोड़ी बहुत हलचल उसने की है, तो मुझे भी शायद कहीं ना कहीं अपना बाकी का दिन जो है ना उसके अंदर एक बदलाव जो है वो लाना चाहिए। तो पोइट जो होता है वो अपने ऊपर गिरे हुए पार्टिकल्स जो है उनको शूक डाउन करके नीचे गिरा देता है, जो सेटल हो चुके हैं पार्टिकल्स स्नो के। तो पोइट के हार्ट के ऊपर जो उदासी सेटल हो चुकी है, तो इस एक्टिविटी की वजह से पोइट जो है उस उदासी को जो है वो दूर कर देता है और अपना बचा हुआ दिन जो है वो आगे खराब होने से बचा लेता है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी जो है उसके लाइफ के अंदर होती है और एकदम से वो अपने बचे हुए दिन को फर्दर जो है सैडनेस जो है वो उसके बिल्कुल एकदम से खत्म हो जाती है। तो सिंबल जैसा कि मैंने आपको बताया, एक हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस प्लांट जो होता है, पोइट का एसेड हार्ट जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डस्ट ऑफ स्नो सोरो को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उसके हार्ट के ऊपर सेटल हो चुकी है। क्रो जो है वो एक शूक डाउन जो है, यानी क्रो की वजह से ही वो शूक डाउन होता है और शूक डाउन के बाद ही जो क्या है उसका लाइफ के अंदर जो छोटे से एक्शन के बाद ही जो है वो बदलाव आने शुरू होते हैं। और जहाँ तक बात करें हम राइम स्कीम की बात करें, तो आपका फर्स्ट स्टेंजा जो है इस पोइम का, तो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर लास्ट के वर्ड्स हम देखें तो वो कौन से हैं, क्रो, मी, स्नो, ट्री। बिल्कुल आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम पहले वर्ड को, पहली लाइन के लास्ट वर्ड को जो है हम देखेंगे क्रो, तो इसको हम नाम रख देंगे ए। अभी हम दूसरे वर्ड को देखेंगे, दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड को, तो वो है मी। तो क्रो और मी के अंदर कोई राइम नहीं बन रही है, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। राइम बनना जैसे लाइट, ब्राइट, फाइट, ये सारे राइमिंग वर्ड है, तो क्रो और मी की कोई राइम नहीं बन रही है, तो ये अलग राइम आ गई, तो इसको हम नाम रख देंगे बी। और अभी आगे वाला वर्ड देखते हैं स्नो, तो हम देखेंगे स्नो मी के साथ मैच हो रहा है, मी और स्नो कोई भी राइम नहीं बन रही है, और क्रो और स्नो राइम बन रही है, तो इसको भी अगेन हम ए नाम रख देंगे। और आगे ट्री, इसकी राइम ट्री, मी ट्री, इसके साथ राइम बन रही है, तो आगे हम इसको तो इस तरीके से ए बी मी के साथ बन रही है, तो बी, ए बी आपके राइम स्कीम जो है इस पोइम की बन जाएगी। सेकेंड स्टेंजा जो है उसमें हार्ट, इसको मूड नहीं मैच कर रहा, बी, पार्ट, हार्ट, पार्ट, तो ये मैच कर रहा है, और मूड, रूड, बी। तो आपकी राइम स्कीम जो है इस पोइम की ए बी, ये आपकी राइम स्कीम रहेगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको सिंबल्स जो है इस पोइम में कौन से यूज हुए हैं उनका पता होना चाहिए। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो फाइन पार्टिकल्स जो है स्नो के, उनको बताया गया है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोरोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं कि पॉइंट कहाँ पे खड़ा है, कौन से सीजन का जिक्र किया गया है, कौन से ट्री को इसके अंदर यूज़ किया गया है, कौन से ट्री का नाम लिया गया है, कौवा जो है वो कहाँ पर बैठा है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है। और लास्ट में जो है सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम जो है वो यही निकल करके आता है कि बिल्कुल माइनर से माइनर एक्शंस जो होते हैं वो मेजर से मेजर चेंजेस, बदलाव जो है वो आपकी लाइफ के अंदर ला सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हाईली सिम्बॉलिकल पोइम और काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल पोइम जो है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट पोइम जो है फायर एंड आइस, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आई होप सो कि आज की ये पोइम जो है बिल्कुल छोटी सी पोइम और बिल्कुल आसान शब्दों के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम आगे की क्लास में फायर एंड आइस जो है उसको कवर करने वाले हैं। और तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रामर मेनिया और बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।